अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो और या तो फिर आप अभी ऐसे सोच रहे हो कि मैं प्रिपरेशन करूं कि ना करूं, और अगर आपको करनी है और आप अभी ऐसे सोच रहे हो किस डायरेक्शन में जाए ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, आप इस एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर पाओ, क्योंकि क्वालिफाई तो करना नहीं है, हमको ये एग्जाम क्रैक करना है विद ऑल इंडिया रैंक। अगर मैं बोलूं मंथली स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, अभी हमारे पास मई चल रहा है, मई से फरवरी तक है ना, फरवरी अगर मैं बोलूं कि आप 1 फरवरी, अगर मैं बोलूं मंथली स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, अभी हमारे पास मई चल रहा है, मई से फरवरी तक है ना, फरवरी अगर मैं बोलूं कि आप 1 फरवरी। Hello everyone, my name is Akanksha Tondak and I welcome you all to PW IIT JAM YouTube channel। अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो और या तो फिर आप अभी ऐसे सोच रहे हो कि मैं प्रिपरेशन करूं कि ना करूं, और अगर आपको करनी है और आप अभी ऐसे सोच रहे हो कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, आपको पैनिक हो रहा है, डर लग रहा है ना, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे पास ऑल अराउंड 10 मंथ्स रह गए हैं, ठीक है, फरवरी के मिड में एग्जाम होता है हमारा, तो 10 मंथ्स हम लगा के चल सकते हैं। तो अभी वो लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी तो है, बट हमको थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा कि कहाँ से हम स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करें, किस डायरेक्शन में जाए ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, आप इस एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर पाओ, क्योंकि क्वालिफाई तो करना नहीं है, हमको ये एग्जाम क्रैक करना है विद ऑल इंडिया रैंक, है ना, टॉप 50 टॉप 20 आपका ये टारगेट होना चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या आपका प्लान होना चाहिए, ठीक है, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगी। कि जैसे अगर मैं बोलूं मंथली स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, अभी हमारे पास मई चल रहा है, मई से फरवरी तक है ना, फरवरी अगर मैं बोलूं कि आप 1 फरवरी तक पूरा पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद हम सिर्फ रिवीजन करते हैं, तो पूरा फरवरी तक आपको कैसे कैसे मंथली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि देखो, मैं अगर बोलूं कि फिजिकल केमिस्ट्री को टैकल करने का अलग तरीका है, ऑर्गेनिक को अलग और इनऑर्गेनिक को अलग, ठीक है, सबकी अप्रोचेस डिफरेंट है, ये मानना पड़ेगा आपको। तो आपको ये स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि हम कैसे इजीली कोई भी क्वेश्चन को टैकल करें कम से कम टाइम में, है ना। तो यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने का मतलब ये है कि भाई और चैप्टर्स छोड़ने नहीं है, पर हाँ, ये वाले चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करके चलना है, क्योंकि मेन पार्ट यहीं से आता है पेपर में, ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्टिव रिवीजन मेथड। हर कोई बोलता है रिवीजन करो, बट कैसे रिवीजन करो, क्या इफेक्टिव वे होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। देन कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, एंड लास्ट मैं आपको आपका वीकली रूटीन दूंगी, आपकी मर्जी होगी करना है कि नहीं करना है ना। बट स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला है फाउंडेशन बिल्ड करो। सबसे मेन प्रॉब्लम, दिक्कत वाली बात तभी आती है जब बच्चा स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन और वो डायरेक्टली जंप कर जाता है पीवाईक्यूज के ऊपर, या फिर एडवांस क्वेश्चंस के ऊपर, या फिर मैम बुक बता दो, बुक से पढ़ेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कम से कम टाइम में इतने सारे सोर्सेज हैं हर बच्चे के पास, तो आपको वो फ्रूटफुली, माइंडफुली प्रिपेयर, अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी है कि आप उसको ऐसे प्रिपेयर करोगे कि आपके पास कम टाइम में ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो हम बोलेंगे कि देखो, फाउंडेशन पे ध्यान देना, ठीक है, फाउंडेशन पे ध्यान देना। जब मैं बोल रही हूँ फाउंडेशन, इसका मतलब ये है अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। और अपने बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, सबसे पहली चीज भाई नोट्स बना लेना अच्छे से, मेकिंग ऑफ नोट्स। और अगर मैं बोल रही हूं कि नोट्स बना लेना, तो इसका मतलब ये है कि आपके नोट्स में हर चीज होनी चाहिए। लास्ट में ऐसा ना हो कि आप बुक में छान रहे हो कि भाई ये टॉपिक कैसे था, इसको कैसे समझे, नहीं। आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो, अगर कहीं से भी करो, बट आपके नोट्स बहुत अच्छे से नीट वे में आपको समझ आने चाहिए ना। तो नीट वे में पूरा डिटेल्ड वर्जन आपके नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और ये मैं बोलूं मंथ 1 2 3, अब यहाँ पर 3 मंथ्स, या फिर आप सितंबर तक अपना टारगेट ले सकते हो कि सितंबर तक आपका पूरा सिलेबस, मतलब नोट्स के साथ, नोट्स सब कुछ कंप्लीट हो जाने चाहिए सितंबर तक, मतलब 4 to 5 मंथ्स लगा सकते हो, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ नोट्स हो गया। अब हम बोलते हैं भाई साथ में शॉर्ट नोट्स को मत भूलना। किसको नहीं भूलना है, शॉर्ट नोट्स को।
आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। जैसे जैसे आप रिवीजन कर रहे हो उसी के साथ एक और A4 साइज शीट लेके बैठो और शॉर्ट नोट्स लिखते जाओ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं मैम? शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाते हैं, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है आपको वो लिखो, जो आपको याद करने में दिक्कत हो रही है वो लिखो। फॉर्मूला तो सारे लिखने हैं, चाहे याद करने में दिक्कत हो कि ना हो, फॉर्मूला लिखो, रिएक्शंस लिखो, अभी हम बात भी करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स हो गए। फिर उसके बाद में हम कहते हैं कि देखो मैं यहीं से बोल रही हूं कि फाउंडेशन जब बिल्ड कर रहे हो तो क्या क्या करना है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, देन उन नोट्स की ही रिवीजन करते रहना, उन नोट्स की ही साथ साथ में रिवीजन करते रहना, और बस डीपीपी लगाते रहना। क्या लगाते रहना? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, या फिर आप कह सकते हो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम। बस ये मैं बोल रही हूं, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि देखो फाउंडेशन तो ऐसे बिल्ड होगी, इन 3 प्रोसेस को अगर फॉलो करोगे फाउंडेशन बिल्ड होगी और उसी के ऊपर रैंक आती है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वाइज कैसे स्ट्रैटेजी होगी। मैंने यहाँ पे 3 डब्बे बनाए हुए हैं, इन 3 डब्बों में ही मैं लिखूंगी कि आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए। तो देखो अगर मैं बात करूं फिजिकल के लिए, तो फिजिकल सबसे पहली चीज, अगर आपने अभी तक बनाना नहीं शुरू किया तो बनाना शुरू कर दो फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज होंगे। जो जो आप फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ोगे उसके फॉर्मूलाज आप लिखते जाओगे विद यूनिट्स, मैं बोल रही हूं विद यूनिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो रही मैम, क्वेश्चन नहीं हो रहे, न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, किसकी? न्यूमेरिकल्स की। तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ एक तरीके से हो सकती है, आप उसको सिर्फ एक तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो उसमें, प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स से, ठीक है। तो ये है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ना न्यूमेरिकल आते हैं ना, तो ज्यादातर नैट में देखने को मिलता है। आपको पता है ना नेट है, तो यहाँ पर जब हम नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास कैलकुलेटर तो है, बट अभी सिंस हमारे पास 10 महीने हैं, हम अभी सिर्फ अपना एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो हम अभी ये कोशिश करेंगे कि जो जो आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे वो आप लास्ट तक खुद सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर नहीं यूज करोगे। क्या बोल रही हूं मैं कि अभी ये हैबिट बनाओ कि जल्दी जल्दी खुद ही सॉल्व करो, कैलकुलेटर ना यूज करो, बिकॉज एग्जाम में कैलकुलेटर एक तरीके से उसे क्लिक 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 करना पड़ता है माउस से, और वो बहुत टीडियस प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो जितना हो सके हम कैलकुलेटर को नहीं यूज करेंगे, उसको साइड कर दो अभी के लिए। लास्ट 2 महीने में प्रैक्टिस कर लेना कैलकुलेटर से, बट अभी के लिए बिना कैलकुलेटर के अपनी कैलकुलेशन पूरी करने की कोशिश किया करो लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट तक सॉल्व किया करो। ये मेन पॉइंट है, जब भी न्यूमेरिकल देखो तो लास्ट तक सॉल्व करो, ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक। आई गेस सबको इतना समझ आ गया होगा, है ना। अब आओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे टैकल होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे टैकल होती है, सबसे पहली चीज आप जीओसी स्ट्रांग रखना अपनी। क्या स्ट्रांग रखनी है? जीओसी। क्यों? जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये एक बहुत फाउंडेशन चैप्टर है, हर एक केमिस्ट्री जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स आएंगे उनका, भले ही आप रिएक्शन मैकेनिज्म बोलो, नेम रिएक्शन बोलो, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी बोलो, कोई भी आप उठा लो चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसकी एप्लीकेशन उस चैप्टर में दिखेंगी दिखेंगी। तो जीओसी का स्ट्रॉन्ग रखोगे अगर कॉन्सेप्ट, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कतें बहुत कम आएंगी, बहुत कम। ये मैं बता रही हूँ और ये आप मानोगे भी जब आप ये करोगे, ठीक है। सेकंड ये कि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन करते हो ना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये अप्रोच लेके प्रैक्टिस करना, हेल्पफुल होगी तो बताना जरूर। जैसे जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखा, अब सबसे पहले ना क्वेश्चन देखते ही अपना आंसर नहीं निकालने लग जाना, पहले ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस देखोगे उससे आइडिया मिलेगा कि कैसे अप्रोच होनी चाहिए मैकेनिज्म की, और तब आपका आंसर जल्दी निकलेगा, ठीक है। ये अप्रोच ट्राई जरूर करना और फिर बताना कमेंट्स में, ठीक है, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक बात बोलूं, नोट्स। जो भी आप नोट्स बना रहे हो
वो चाट जाना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो भी पीवाईक्यू आए हैं या जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर वाइज, बस वो प्रैक्टिस करना और नोट्स को बिल्कुल चाट जाना, वो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। इसका रीजन ये होता है, ये एक्सेप्शन है, ये ऐसे है, ये ऐसे। ये होता है इनऑर्गेनिक का तरीका। यहाँ पर मैंने आपको एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी दी है कि भाई फिजिकल कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक कैसे करना है और इनऑर्गेनिक कैसे करना है। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। अब ये है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तीनों कैटेगरी से। यहाँ पर इनको दिखाने का मतलब ये नहीं है कि जो नहीं दिखाए गए उनको छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। यहाँ पर ये चैप्टर इसलिए दिखाए गए हैं सो दैट इन चैप्टर्स पे आप सबसे ज्यादा ध्यान देना कि यहाँ पे ना गलती हो, क्योंकि मेन पार्ट यहाँ से आता है, ठीक है। पेपर में जब आप नोटिस करोगे, पीवाईक्यू देखोगे, तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री से क्या आ रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री से आ रहा है थर्मोडायनामिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, छोटा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है, क्वांटम केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये है फिजिकल के चैप्टर्स। ऑर्गेनिक से क्या है, ऑर्गेनिक से है जीओसी, रिएजेंट्स, नेम रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म। कुछ चैप्टर्स यहाँ पे नहीं लिखे गए क्योंकि यहाँ पर मैंने एक मोटा मोटा एक तरीके से फाउंडेशन वाले चैप्टर्स लिखे हैं कि कौन मेन वेटेज कैरी करते हैं। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बॉन्डिंग, ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक बहुत छोटा चैप्टर है बट ये आपको आना चाहिए, ये मार्क्स ऐसे दिला देता है, लिटरली चुटकियों में दिला देता है, ठीक है, बट आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास ये तीन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं। अब देखो ये फेज 1 हमारा खत्म हो चुका है। फेज 1 हम फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, ठीक है। क्या बिल्ड करेंगे, फाउंडेशन। अब हम क्या करेंगे, हमने फाउंडेशन बिल्ड कर लिया, सितंबर तक मान लो, चलो हमने फाउंडेशन बिल्ड कर लिया। अब उसके बाद जो भी आपके 2-3 महीने बचे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 मंथ से शुरू करा अगर, ठीक है, हम 4 मंथ से नहीं ले रहे, हम यहाँ पे 5th मंथ से ले रहे हैं अगर, तो 5th to 7 मंथ्स, अब भी 2 महीने हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करेंगे। जो भी हमने अब तक सीखा है अब उसकी एप्लीकेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। जो भी हमारे वीक एरिया है, नो योर वीक एरियाज। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमारे जो वीक एरियाज हैं उनको पहचानो भाई और उन पे ध्यान दो, क्योंकि आपके टॉपिक्स जो आपने पढ़ लिए और जिसमें मार्क्स आ रहे हैं वो तो आते हैं अब, ठीक है, उनको अब थोड़ा सा साइड करो। अब जो वीक है, जिनसे डर लगता है, जो समझ नहीं आते हैं, अब हम वो बोलेंगे कि नो योर वीक एरियाज और उन पे ध्यान देके हमारे पास एक फेज 2 वाला स्ट्रैटेजिक प्लान क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए 1 2 3 4 एक पूरा प्लान डिजाइन किया हुआ है कि जैसे सबसे पहली चीज है सॉल्व करना पीवाईक्यू। अब देखो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ आपको पूरी पीवाईक्यू एक ही साथ में पेपर सॉल्व नहीं करना, पेपर सॉल्व एक साथ नहीं करना, ये चैप्टर वाइज लगाना। क्या लगाना, चैप्टर वाइज, ठीक है। पीवाईक्यूज लगाए चैप्टर वाइज, ओके। फिर टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना। क्या लगाने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट। ये सिंपल आपके न्यू क्वेश्चंस को आपको दिखाएंगे कि न्यू क्वेश्चंस में आपका दिमाग कैसे चलेगा, एप्लीकेशन बेस कैसे आप यूज करोगे अपनी नॉलेज को। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होगी, मॉक टेस्ट कह सकते हो। देन एनालाइज अप्रोच, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई आपने टेस्ट दे दिए, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, अगर आप एनालाइज ही नहीं कर रहे अपनी गलतियां, अगर आपको यही पता नहीं लग रहा कि आपके वीक एरियाज कौन से, आप बार बार उसी चीज में गलती कर रहे हो, तो फायदा नहीं होता टेस्ट देने का, प्रैक्टिस करने का। तो सबसे जरूरी है अपना एनालाइजेशन जरूर करना, जो भी टेस्ट दे रहे हो, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर मुझे इतना चमक रहा है कि भाई मैं क्वांटम के क्वेश्चन जब जब देती हूँ तो मेरा बार बार गलती होती है, नेगेटिव आती है या फिर स्किप होता है, तो इसका मतलब क्वांटम मेरी वीक है, मैं वो पढ़ूंगी, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। देन आता है वीकनेस एनालिसिस। वीकनेस एनालिसिस एज सच कुछ है नहीं, जो बच्चा पूरे हफ्ते बना के पढ़ रहा है उसके लिए कुछ नहीं है, बट हाँ आपको बस एक बार ये देखना है कि मैंने पूरे हफ्ते क्या किया, ठीक है, और मैंने कितने टेस्ट दिए, कितने प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस। आपको एक बार एनालिसिस होना चाहिए कि मैं भाई कहाँ पे लाई कर रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत सारा है, ठीक है। तो ये है आपका प्लान कि प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो ऐसे प्रैक्टिस होगी आपकी फेज 2 में, जिसमें कि आप बोल सकते हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले मंथ में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब हमारे पास मेन है दिसंबर वाला मंथ है ना पूरा, और जनवरी वाला मंथ। फेब्रुअरी में हम बोलते हैं कि 1 फरवरी के बाद से ना
कोई भी टेस्ट मत लगाना, एक्स्ट्रा कोई भी टेस्ट मत लगाना, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना मत, जो पढ़ लिया है वो सब कुछ बस अब रिवाइज करना है, दैट्स इट। तो मैं बोल रही हूँ कि भाई दिसंबर और जनवरी में क्या करेंगे, ठीक है, दिसंबर और जनवरी में क्या करेंगे। तो देखो सितंबर तक हम कह सकते हैं हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया, पूरा अच्छे से सिलेबस किया, सिलेबस के साथ हमने रिवीजन भी करी है, डीपीपी भी लगाई है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सितंबर के बाद नवंबर तक आप कह सकते हो, पूरा दिसंबर तक ही कह सकते हो कि दिसंबर तक हमने क्या किया, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन किए, ठीक है, पूरी रिवाइज किया, उसके पीवाईक्यूज लगाए, ये सब किया, मॉक टेस्ट लगाई। अब मैं बोल रही हूँ दिसंबर और जनवरी में क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं, और रिवीजन तो रुकनी नहीं है, रिवीजन तो शुरू से लेकर एंड तक चलेगी, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। अभी तक हम फुल लेंथ टेस्ट नहीं लगा रहे थे, टॉपिक वाइज लगा रहे थे, पार्ट लगा सकते हो कि भाई 2-3 चैप्टर को मिला के टेस्ट लगा लिए, बट अब फुल लेंथ लगाएंगे, ठीक है। तो अब फुल लेंथ में अगर मैं एक चीज बताऊं, यहां से आपको पता है एक चीज मिलेगी, टाइम मैनेजमेंट, और ये बहुत जरूरी है एग्जाम में। तो टाइम मैनेजमेंट की आपको एक क्वालिटी मिलेगी, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको एक रिवीजन स्ट्रैटेजी दी हुई है कि रिवीजन कैसे करोगे। जैसे मैंने बोला दिसंबर और जनवरी में हम फुल टेस्ट लगाए करेंगे और रिवीजन किया करेंगे। तो रिवीजन कैसे होगी, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अगर अभी तक दिसंबर तक आपने नहीं बनाए होंगे तो बहुत ही खराब हो जाएगा, बिल्कुल बना लेना, ठीक है। अभी से ही बनाना शुरू कर दो, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, जब से देख रहे हो तब से बनाना स्टार्ट कर दो। तो शॉर्ट नोट्स बना लेना, मैंने जो बताया शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो लिखना उसके अंदर, जो आपको याद नहीं रह रहा वो लिखना उसके अंदर। देन फॉर्मूला शीट, जैसे अगर दिसंबर तक नहीं बनाई, बना लेना, ठीक है, जब देख रहे हो तभी बना लेना। फॉर्मूला शीट, इसके अंदर सारे फॉर्मूलाज आएंगे, सारे फॉर्मूलाज, और इसमें सारी यूनिट्स आएंगी फॉर्मूलाज के साथ, कि भाई अगर मोलारिटी लिख रहे हो तो मोल पर लीटर में ही यूज होनी है, ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफिकल्ट लगती है याद रखने में, उनको एक शीट पे लिख लेना, ताकि जब आप फरवरी में रिवाइज करोगे ना, 3-4 दिन पहले, जब एग्जाम आने वाला होगा, और जब आप रिवाइज करोगे तब आपको ये सब चीज़ें रिवाइज करने में बहुत ईजी लगेगी। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ थोड़ी ऐसी रिएक्शन जो आपको डिफिकल्ट लगती है, ठीक है, डिफिकल्ट रिएक्शन, वो सब लिख लेना यहाँ पे, ओके। बट शॉर्ट नोट्स को तो बिल्कुल भी बनाना मत भूलना, ये बहुत जरूरी है, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब देखो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जो बच्चे करते हैं, और आप मत करना, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जनरली। तो सबसे पहली चीज, रैंडम रिसोर्स हॉपिंग। जैसे मैंने बोला अपने नोट्स अच्छे से बनाना, बट अब आप ना अपने रिसोर्सेज लिमिटेड कर देना, लिमिटेड होने चाहिए आपके रिसोर्सेज। ये नहीं है कि इसके भी नोट्स बना लिए, यहाँ से भी देख के नोट्स बना लिए, यहाँ से भी नहीं, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने आप को भी, और जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसको भी, ठीक है। तो हमेशा आपको अपने नोट्स और अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। तो रैंडम रिसोर्सेज हॉपिंग नहीं करनी है कि भाई कहीं से भी पढ़ लिया है, कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे टाइम वेस्ट होता है, और हमको ये नहीं करना, इससे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, हमको ये नहीं करना। नेक्स्ट पे आओ, रीडिंग विदाउट प्रैक्टिस। ये क्या है, मतलब चैप्टर किया आगे बढ़ गए, चैप्टर किया आगे बढ़ गए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, ना ही क्वेश्चंस लगाए, ना पीवाईक्यू लगाए, ना टेस्ट दिए, तो आपको कैसे पता लगेगा आपने कितना रिटेन किया, आपने कितना दिमाग से उड़ गया, कैसे पता लगेगा, कितना अप्लाई कर पा रहे हो, कैसे पता लगेगा। तो ये गलती मत करना, टेस्ट जरूर देने हैं, टेस्ट आपको जरूर देने हैं, चाहे मार्क्स कम आए चाहे मार्क्स ज्यादा आए, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना ही अंडर कॉन्फिडेंट। अगर कम आ रहे हैं तो ये कोशिश करनी है कि भाई कम क्यों आ रहे हैं, सीखो, और अगर ज्यादा आ रहे हैं तो फिर और ज्यादा सीखो और ज्यादा लर्न करो, फिर इसका मतलब आपके पास और स्कोप है याद समझने का, आपके पास टाइम है, तो फिर सीखो और ज्यादा, ठीक है। देन उसके बाद आता है फियर ऑफ टेस्ट। जैसे मैंने बोला टेस्ट देने से डरना नहीं है, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो, ठीक है। टेस्ट होते ही एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए है, तो आपको एक्यूरेसी तो बढ़ानी है तो टेस्ट दो, कोई जज नहीं कर रहा, ये हमको इंक्रीज करनी है, और ये इंक्रीज होगी टेस्ट देने से, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से, ना ही प्रैक्टिस क्वेश्चन से होगी, ना ही पीवाईक्यू लगाने से होगी, सिर्फ और सिर्फ ये मॉक टेस्ट या फिर फुल लेंथ टेस्ट, कुछ भी टेस्ट देने से होगी। देन नेक्स्ट एंड लास्ट,
भाई कंपेयर मत करने लग जाना दूसरों को अपने आप से कि देखो उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। नहीं, आपको अपने आप से कंपेयर करना है। पहले मेरी एक्यूरेसी 60 आ रही थी, अब मेरी 70% है। पहले मेरी 90 आ रही थी, अब मेरी 70% हो गई। इसका मतलब वो वाला चैप्टर कमजोर है, उसमें आपने नेगेटिव लाया। तो यहाँ पर हमेशा अपने आप से कंपेयर करना है, दूसरों से नहीं। ठीक है, टाइम वेस्ट है ये भी, तो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि टाइम तो है ही नहीं ना, 10 महीने ही तो बचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको वीकली रूटीन बता रही हूँ। आपको जैसे मैंने एक स्ट्रैटेजी प्लान बताया है, वो होल हार्टेडली अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एक फ्रूटफुल प्रोडक्ट मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वीकली रूटीन बता रही हूँ। देखो, डेज 1 to 5 क्या करोगे? नोट्स अगर कंप्लीट नहीं है तो नोट्स को कंप्लीट करो। नोट्स कंप्लीट के साथ में कर रहे हो तो साथ में थोड़ी बहुत रिवीजन भी कर लो। ठीक है, और यहीं पे आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ में। क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स। ओके, अब डे 6 मैं बोलती हूँ, बेसिकली ये वीकेंड हो गया ना, डे 6 and 7 मैं बोलती हूँ कि वीकेंड पे ना अपने बैकलॉग्स क्लियर किया करो। तो अगर बाई चांस बैकलॉग आ गया, नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाए, क्लास नहीं हो पाई, ऐसा कुछ हुआ, या फिर जो आपको रिवाइज करना था वो नहीं हो पाया, तो वो यहाँ पर क्लियर करो। ठीक है, तो बैकलॉग्स क्लियर करो। और अगर बैकलॉग्स क्लियर है तो भाई प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। जो पूरे हफ्ते रिवाइज किया, अब उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगो। तो प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई है तो डे 7 पे आ जाओ। डे 7 पे दो टेस्ट। क्या दोगे? डे 7 पे होंगे टेस्ट, फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, या फिर एक चैप्टर का टेस्ट, कुछ भी दो, बट टेस्ट दो। टेस्ट से आपको अपना एनालिसिस दिखता है कि आप कितने पानी में हो, लिटरली पानी में हो, दिखता है। ठीक है, तो ये है आपका वीकली रूटीन। अगर आप मुझसे पूछो मैम आवरली बेसिस से बता दो कितना पढ़े, बेटा देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट अगर लिखूं तो 5 से 7 घंटे पढ़ लेना। फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए, आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। बट 5 से 7 घंटे फोकस्ड स्टडी आपकी होनी चाहिए। देखो डिपेंड करता है बच्चे पे, कम भी कर लो, ज़्यादा भी कर लो, बट जैसे मैंने बताया ये प्लान फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लास्ट चीज़ मैंने लिखी है, कंसिस्टेंसी ग्रेटर दैन मोटिवेशन। बेसिकली क्या है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। बहुत बार ऐसा होता है हम हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते कि हमको पढ़ना ही है, अभी मेरा मन कर रहा है पढ़ने का, ऐसा नहीं होता है ना। कभी कभी डीमोटिवेटेड भी होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है मुझे नहीं कर रहा मन पढ़ने का, बट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई में। आप अगर पढ़ रहे हो तो आप पढ़ो, भले ही कम पढ़ो, उस दिन आपका मन नहीं कर रहा कोई बात नहीं, कम पढ़ो बट पढ़ो, सो दैट आप बैकलॉग्स ना क्रिएट करने लग जाओ। और अगर मैं बोलूं कि क्या कोई कंसिस्टेंट एवरेज बच्चा है वो, पर वो कंसिस्टेंट है अपनी पढ़ाई में, उसने 10-12 महीने लग के पढ़ाई करी है कंसिस्टेंसी के साथ, तो क्या वो ये एग्जाम क्रैक करेगा अच्छी रैंक के साथ? माई आंसर वुड बी येस, ऑनेस्टली इट वुड बी येस। तो यहाँ पर ये बात सुन लेना ढंग से कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप रैंक ला सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो यहाँ तक ही थी ये वीडियो, मैंने आपको पूरा प्लान बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके एवरीवन, बाय बाय।